सुप्रभात सभी को। आज का हमारा विषय है संधि। आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि सम उपसर्ग पूर्वक था धातु से की प्रत्यय करने से बना। संधि का अर्थ है संगम अथवा मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ है अक्षर द्रव्यस्य मेलनम, अर्थात दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि को संहिता कहते हैं। संहिता की परिभाषा है सन्निकर्षः संहिता। का अर्थ है बार वाले वर्ण के कारण सन्निकर्ष मेल। बार वाले वर्ण के कारण जो मेल होता है उसको संहिता कहते हैं, संधि कहते हैं। इस प्रकार संधि की परिभाषा है उच्चारण की सुगमता के लिए दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की है। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है हिम जमा में आर्य, इस उदाहरण में हिम के में ए स्वर है और आर्य के आगे में आ स्वर है। तो यहाँ पर दोनों स्वर है, स्वर का स्वर के साथ मेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा में ईशः, जगदीशः। इस उदाहरण में जगत में तै व्यंजन आया है और ईशः में ई स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन का स्वर के साथ मेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है और शब्द बना है जगदीशः। उत्तमा में ज्वला, उज्ज्वला। इस उदाहरण में व्यंजन तय का ज्वला के जय व्यंजन के साथ अर्थात व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर उज्ज्वला शब्द बनता है। इस प्रकार ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग का व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमामा रथ, मनोरथ। इस उदाहरण में मन के बाद विसर्ग है और उसके बाद रथ में रे व्यंजन है। तो यहाँ पर विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होकर के मनोरथ शब्द बनता है। तो इस प्रकार हमने ये संधि के 3 प्रकार कर लिए हैं। अब हम स्वर संधि के प्रकार करेंगे। स्वर संधि 8 प्रकार की है। नंबर 1 दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि।
नंबर 3 द्वित्वी संधि। नंबर 4 यण संधि। नंबर 5 अयादि संधि। नंबर 6 पूर्व रूप संधि। नंबर 7 पररूप संधि। पररूप संधि। नंबर 8 प्रकृति भाव रूप संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की संस्कृत में परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः अर्थात ए आ ई ई उ ऊ री री लरी के बाद यदि कोई सवर्ण अर्थात सजातीय स्वर आ जाए तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अर्थात यदि ए या आ के बाद ए या आ जाए तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। ई या ई के बाद ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ई हो जाती है। ऊ के बाद ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ऊ हो जाता है। री के बाद री आ जाए तो दोनों के स्थान पर री हो जाता है। जैसे उदाहरण है हिम जमा में आ रही है। यहाँ पर हिम के में ए के बाद आ रहे में आस कर आया तो दोनों के स्थान पर आ होकर के हिमालय शब्द बनता है। विद्या जमा में आ रहे हैं। यहाँ पर इस उदाहरण में विद्या में आ है और आलय का आ है तो यहाँ पर आ के बाद आ आया है और विद्यालय शब्द बना है। श्री जमा में ईश्वर। इस उदाहरण में ई के बाद दीर्घ ई आई है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होकर के श्री शब्द बना है। इस प्रकार ये हमारी दीर्घ संधि की स्वर के बाद यदि स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर और स्वर कैसा हो सवर्ण स्वर तो वहां पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अगली संधि हमारी गुण संधि। अद एक गुण अर्थात ए ओ की संस्कृत में गुण संज्ञा होती है। अर्थात संस्कृत में 3 गुण होते हैं ए और ओ। गुण संधि की परिभाषा है आद गुण। यदि एवर्ण के बाद ई ऊ री लरी आ जाए तो दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। अर्थात यदि ए या आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है। ए या आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। ए या आ के बाद री आए तो अल हो जाता है। ए या आ के बाद री आ जाए तो अल हो जाता है। जैसे उदाहरण है नर जमा में इंद्र नरेंद्र। इस उदाहरण में नरा में ए आया है और इंद्र में ईश्वर आया है तो यहाँ पर ए और ई मिलकर के ए हो जाते हैं और नरेंद्र का शब्द बनता है।
हित जमा में उपदेशक। इस उदाहरण में ए के बाद उ आया है और ए और उ मिलकर के ओ गुण हो जाते हैं और शब्द बनता है हितोपदेशक। अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धिरादेश जैसे संस्कृत में गुण 3 होते हैं वैसे वृद्धि भी 3 ही होती है, आ, आई और औ। वृद्धि संधि की परिभाषा है वृद्धि रेची, अर्थात यदि ए या आ के बाद ए ओ आई औ आ जाए तो वहां पर वृद्धि हो जाती है। अर्थात यदि ए या आ के बाद आई ए या आई आ जाए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाती है। यदि ए या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे सदा जमा है एक, सदैव। यहां पर सदा में आ आया है और उसके बाद एव में ए आया है तो दोनों के स्थान पर मिलकर के आई हो गया है और सदैव रूप बनता है। महाजमा में औषधि। इस उदाहरण में महा में आ आया है और उसके बाद ओ आया है, दोनों मिलकर के आ और ओ मिलकर के औ हो जाते हैं और महौषधि रूप बनता है। इस प्रकार ये हमारी वृद्धि संधि थी। अगली है यण संधि। इको यणचि। यण संधि की संस्कृत में परिभाषा है इको यणचि, अर्थात एक के स्थान पर यण हो जाता है यदि कोई भिन्न स्वर परे है तो। यदि पद के अंत में ई उ री लगी हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य और उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर व हो जाता है। जैसे यदि जमा में अभी, यद्यपि। यहाँ पर पद के अंत में ई है और उसके बाद भिन्न स्वर ए आया है तो यहाँ पर ई को य होकर के यद्यपि शब्द बनता है। सूजमा में आगतम, स्वागतम। इस उदाहरण में सु में उ है और बाद में भिन्न स्वर आ आया है तो उ को व होकर के स्वागतम रूप बनता है। अगली संधि है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि की परिभाषा है एजो यवा यावा, एजो यवा यावा। एजो को आया, आव, आए और आव आदेश हो जाता है यदि कोई स्वर बाद में है तो। एज में हमारे 4 वर्ण आते हैं ए, ओ, आई और औ। तो ए को आया, ओ को औ, आई को आया और औ को आव आदेश हो जाता है यदि कोई स्वर वर्ण बाद में है तो। जैसे ने जमा अना, नयना। इस उदाहरण में पहले पद में ने में ए है और उसके बाद स्वर आया है ए तो यहाँ पर ने को आया आदेश होकर के नयनम शब्द बनता है। भोज माना अनम, भावनम। इस उदाहरण में भो में ओ है
नायका। इस उदाहरण में आई के बाद आ स्वर आया है, तो यहाँ पर आई को आय आदेश होकर के नायका शब्द बनता है। पौ जमा अका। इस उदाहरण में पौ के बाद आ स्वर आया है, तो यहाँ पर पौ औ को आ आदेश होकर के पावक का शब्द बनता है। इस प्रकार के हमने अयादी संधि और उसके उदाहरण किए। अगली संधि है हमारी पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर पूर्व रूप हो जाए, पहले जैसा रूप हो जाए, उसको पूर्व रूप संधि कहते हैं। अर्थात यदि पद के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद यदि ह्रस्व स्वर ए आ जाए तो ए को पूर्व रूप हो जाता है। जैसे हरे जमामा औ, हरे। इस उदाहरण में हरे में पद के अंत में, हरे पद के अंत में ए है और बाद में ह्रस्व स्वर ए आया है, तो यहाँ पर ए को पूर्व रूप अर्थात ए जैसा रूप हो जाता है। यहाँ पर पूर्व रूप दिखाने के लिए हम ए को पूर्व रूप दिखाने के लिए अग्रय चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में जहाँ पर पूर्व रूप हो जाता है वहां पर ए को दिखाने के लिए अग्रय चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विष्णोजमाम अत्र, विष्णोत। इस उदाहरण में विष्णु के अंत में ओ है और उसके बाद ह्रस्व स्वर ए आया है, तो यहाँ पर ए को पूर्व रूप हो गया। अगली संधि है हमारी पररूप संधि। पररूप पूर्व रूप संधि में तो पहले जैसा रूप हो जाता है और पररूप संधि में बाद वाले जैसा रूप हो जाता है। यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसा धातु रूप हो जिसके आदि में ए या ओ हो, तो उस ए को पररूप अर्थात बाद वाले जैसा रूप हो जाता है। जैसे प्रजमा में एजते, प्रेजते। इस उदाहरण में प्र में रे में ए है और उसके बाद एजते धातु रूप के आदि में ए आया है, तो यहाँ पर ए को पररूप अर्थात बाद वाले जैसा रूप होकर के प्रेजते शब्द बनता है। उपजमा में औषधि, उपोषधि। इस उदाहरण में उप उपसर्ग के पहले के अंत में ए आया है और औषधि में ओ आया है, तो यहाँ पर ए को पररूप होकर के उपऔषधि ये शब्द बनता है। अगली संधि हमारी प्रकृति भाव रूप संधि। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि का निषेध हो जाना, अर्थात शब्दों का जो का तो बना रहना। संस्कृत में प्रकृति भाव की परिभाषा है पलुत प्रगृह्य अचिनित्यम। पलुत प्रगृह्य अचिनित्यम। पलुत प्रगृह्य वर्ण के बाद यदि अचि कोई स्वर आ जाए तो वहां पर नित्य ही प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात संधि का निषेध हो जाता है। पलुत स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा और पलुत स्वर में तीन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो पलुत स्वर के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आ जाए तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है, अर्थात संधि का निषेध हो जाता है। प्रगृह्य, इद उद एद द्विवचन प्रगृह्य, अर्थात द्विवचनांत पद के अंत में यदि दीर्घ ई उ ए हो और उसके बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है, संधि का निषेध हो जाता है। जैसे गंगे जमाना आओ। यहाँ पर गंगे शब्द द्विवचनांत और इसके अंत में ए आया है और बाद में अमु में ए आया
तीन प्रकार के